हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल 2 को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 का जो बेसिक था वो सारा बेसिक आपको समझा लिया था। बेसिकली यहाँ पर 3 केस थे, एक समांतर रेखाएं, एक समपाती रेखाएं और एक प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इन तीनों रेखाओं के मैंने जो केस थे 3 प्रकार के वो आपको लिखवा लिए थे, ठीक है। और संगत असंगत समीकरण युग्म ये भी आपको समझा लिया था और एग्जाम्पल नंबर 1 भी हमने सॉल्व कर लिया था ग्राफ से, ठीक है। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ले और देन इसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आप नई बुक निकाल के एग्जाम्पल नंबर 2 को ध्यान से देख ले कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाली कंडीशन कहीं पर आपको मिलती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस केस में रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। समीकरण युग्म क्या होता है, इस केस में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, ये आपको याद करना है। इस केस में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, समीकरण युग्म संगत होता है। समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है और केवल एक अद्वितीय हल होता है। केवल एक अद्वितीय हल होता है, यानी x और y की केवल एक वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ पर पर्टिकुलर एक वैल्यू आपको मिलती है, ठीक है। x की भी 1 हो जाएगी और y की भी 1 हो जाएगी। तो अब आगे देखिए, दूसरा केस क्या था, ये था केस फर्स्ट। ये क्या था, फर्स्ट केस था, ठीक है। अब सेकंड केस में हमने क्या पढ़ा था कि यदि a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 इक्वल हो जाए c1/c2 के, तो इट मीन्स डैट जो लाइंस होती है इस केस में क्या होती है, समपाती, कोइंसिडेंट, ठीक है। समपाती रेखाएं होती थी और समीकरण का जो युग्म होता है, पेयर होता है, ये संगत होता है, कंसिस्टेंट, ठीक है, संगत होता है। और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगर इसके हल की बात करते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये सेकंड केस है इसका, ठीक है। और थर्ड केस क्या था, केस थर्ड, यदि a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, इस केस में जो रेखाएं होती है वो समांतर होती है, पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, पैरेलल लाइंस। और समीकरण युग्म असंगत होता है। इस केस में ध्यान रखना कि समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। तो ये बेसिक में लिखवा लिया मैंने, थोड़ा सा पहले एक बार रिपीट करवा दिया इसको, ठीक है। तो ये तीन जो यहाँ पर 3 केस लिखी है, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस केस में केवल एक हल होगा और इस केस में संगत यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और इस केस में यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। लास्ट वाले केस में यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, ठीक है। 3 केस है, ये आपको समझने हैं और यही मैंने समझाए भी थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो इसको फटाफट रफ कर ले, ठीक है, इसको नोट कर ले पहले। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 1 को देखेंगे पहले, 1 तो हो गया था, 2 को देखेंगे पहले, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को ध्यान से देखिए। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। 3 हल की कंडीशन यहाँ पे दे रखी है और ये हमें जांच करके बताना है कि क्या हल है इसके, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं है, ऐसे हमें चेक करके बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हमें एग्जाम्पल नंबर 2 है नई बुक में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिख लो दिया है और इसको हम क्या बोलेंगे, गिवन बोलेंगे इंग्लिश में, गिवन, ठीक है। अब क्या दिया है आपको, 5x माइनस में 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1। और फिर 3x माइनस में 24
बाई 5 इंटू वाई प्लस 3/5, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इन दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है या इसमें कोई हल नहीं है, यह एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण 1 से, क्या लिखना है, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस में 8y प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब समीकरण 1 का जो मानक रूप लिखवाया था मैंने रैखिक समीकरण का, वो क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये था समीकरण 1 का मानक रूप। से तुलना करने पर, तो यहाँ से अब आपको ध्यान क्या देना है, a1 की वैल्यू कितनी आएगी, कंपैरिजन से a1 की वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी होगी, b1 की वैल्यू माइनस का 8, b1 इज इक्वल टू माइनस का 8, और c1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ लिख लो c1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी समीकरण 2 से, यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम क्या लिखना है, समीकरण 2 का जो मानक रूप हमने सीखा था, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। 3 प्रकार की कंडीशन मैंने आपको समझा ली है। सेकंड टाइप ये था, रैखिक समीकरण का जो मानक रूप था, सेकंड वाली इक्वेशन का जो मानक रूप था वो था a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको, अब देखिए समीकरण 2 का मानक रूप क्या होता है, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ऑन कंपैरिजन। तो देयरफॉर यहाँ से देखिए कंपैरिजन से क्या होगा, a2 की वैल्यू 3 मिल जाएगी आपको, a2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, और b2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b2 इक्वल टू माइनस 24/5, और c2 कितना हो जाएगा, c2 इक्वल टू 3/5, पूरी वैल्यू है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको आपको सेम ही रखना है बिल्कुल, 3/5। अब जांच करना है, देखिए इसको आपने लिख लिया होगा एक बार, इसको मैं रफ कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप इधर जांच करने के लिए कि समीकरण युग्म का कोई हल है या अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो ये चेक करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन थी। तो सबसे पहले हम चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, a1/a2 आपको निकालना पड़ेगा। a1 की वैल्यू हमारे पास पहले से है 5, यहाँ पर 5 पुटअप कर लो। उसके बाद a2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ मैंने 3 रख दिया, इस 5 को थोड़ा नीचे रख दो आप। अब देखिए a1/a2 का रेशियो कितना आ रहा है, 5/3। सिमिलरली b1/b2 निकाल के देखो एक बार, b1/b2 कितना होगा, देखिए b1 की वैल्यू -8, b1 की वैल्यू माइनस का 8 है, और b2 की वैल्यू -24/5 है, इसको आप रख लो -24/5। अब देखिए नीचे वाले नंबर की फ्रैक्शन है, भिन्न है, ऊपर वाले नंबर की भिन्न नहीं, तो यहाँ पर आपको 1 मानना पड़ेगा, ऊपर वाले नंबर के नीचे 1 मान लिए, यहाँ पे 1 मान लिया। अब देखिए जो नंबर सबसे नीचे होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर करनी है, और बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई करानी है, तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब देखिए b1/b2 कितना मिल जाएगा आपको, सबसे जो नंबर सबसे नीचे है उसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर करो, तो 8 5 जब 40 हो जाएगा, और 24 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब ये नंबर कट हो जाएगा, देखिए 4 के टेबल से, 4 1 जब 4, 0 की 0। ठीक है, फिर 4 6 जा 24, फिर 2 से कट कर लो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि यहाँ पर देखिए b1/b2 कितना मिल जाएगा,
और ये माइनस कट हो जाएगा यहाँ पर फाइनली, तो आपको मिल जाएगा 5/3। देखिए A1/A2 और B1/B2 दोनों रेशियो बिल्कुल सेम आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अगर दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम आती है तो हमें C1/C2 को निकाल के देखना होता है पहले। तो अब हम क्या करेंगे, C1/C2 का रेशियो भी चेक कर लेंगे। C1/C2 कितना है, C1 तो 1 हो गया और C2 देखिए यहाँ पर C2 था 3/5। तो अब देखिए ध्यान से, नीचे वाले नंबर की फ्रैक्शन के साथ था लेकिन ऊपर वाला 1 फ्रैक्शन में नहीं था, तो यहाँ पर 1 मान लो आप। ठीक है, जिस नंबर की भिन्न नहीं होती है उस नंबर की भिन्न बनाने के लिए उसके नीचे हम 1 मानते हैं। ठीक है, जो नंबर सबसे नीचे उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होती है और बीच वाले नंबर की मल्टीप्लाई बीच वाले से होती है। C1/C2 कितना होगा, 5 का ऊपर जाएगा, 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3। अब डियर स्टूडेंट आप क्या देख रहे हो कि जो A1/A2 की वैल्यू है वही वैल्यू B1/B2 की भी है और वही वैल्यू C1/C2 की भी है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इक्वल है तीनों। अगर तीनों इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे अब इसको। आपको केवल A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल के A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल के देखना होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकाला तो इनकी वैल्यू मुझे इक्वल दिखी सबकी, तो मैंने सबको इक्वल लिख लिया लास्ट में कि जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर है, ये C1/C2 के भी बराबर है, क्योंकि तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही है। देखिए A1/A2 5/3, B1/B2 5/3, ठीक है 5/3 और C1/C2 5/3। इट मीन्स डैट अगर तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो रेखाएं समपाती होती है, लाइंस कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट। तो आपको लिखना है इसीलिए देयरफॉर समीकरण युग्म द्वारा निरूपित, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ लिख लो आप देयरफॉर समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर ये कंडीशन जहां पर भी दिखती है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, उस केस में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समझ गए आप? क्वेश्चन में पूछा क्या था, एक बार क्वेश्चन में दोबारा देख लेते हैं। देखिए ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है। हल नहीं है का मतलब क्या है कि समांतर वाली जो केस आता है यानी कंडीशन आती है उसमें कोई हल नहीं होता है। अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो हमने चेक कर दिया कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्योंकि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 बराबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, हम आपको केवल चेक करके ये बताना था कि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है या फिर अद्वितीय हल है, केवल एक अद्वितीय हल है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन को हमने अप्लाई किया है, यहाँ पर देख लिया है। अगर तीनों केस इक्वल आती है तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब इक्वेशन नंबर देखिए, अब इक्वेशन ये होगी एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। फिर इसने कहा स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदी होगी। अब देखिए ये बिल्कुल एक ही चीज़ इसने कहा है दोनों केस में, चंपा के लिए इसने बोला है, तो एकदम आसान है। देखिए क्वेश्चन आप पहले ध्यान से समझ लो एक बार। देखिए दोबारा सुन लो, पहले क्वेश्चन लो। एग्जाम्पल नंबर 3 को ध्यान से देखिए। चंपा एक सेल में
कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। पहला किस बन गया। फिर दूसरा क्या है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए लास्ट पंक्ति में हमसे क्या पूछा गया है कि सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट चंपा ने खरीदी है। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं यहाँ पर कि माना पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या को हमने क्या मान लिया है, पैंटों की संख्या को आप x मान लो, और तथा स्कर्ट खरीदी उसने, तथा स्कर्ट की संख्या इसको आप y मान लो। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार इक्वेशन पहले आपको फॉर्म करनी है, इक्वेशन बनानी पहले यहाँ से। तो प्रथम शर्तानुसार आप ध्यान सुनना, प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्त से उसने क्या कहा है वो आपको पहले ध्यान से समझना है। देखिए प्रथम शर्त में आते हैं हम, इधर देखिए आप, देखिए इसने लिखा क्या है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। ठीक है, ध्यान सुनना कि उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है। देखिए जो स्कर्ट की संख्या ना, ये हमने y माना है। अब ये कहता है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी, पैंटों की संख्या x है, इसका दुगुना क्या होगा 2x, दुगनी से 2 कम है ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंटों की संख्या के दुगनी से 2 कम है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो यानी इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, y माइनस में, यहाँ लिख लो आप नीचे, y माइनस में 2x माइनस में y इक्वल टू 2x माइनस में 2 बनेगी। ठीक है, और इसको आप, हमें इसको ग्राफ से हल करना है। ठीक है, किससे भी कर सकते हैं आप, अभी तो हम केवल ग्राफिक विधि सीख रहे हैं तो उससे ही इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार इसने क्या कहा है, आगे देखिए आप, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सेम वही है, सेकंड केस में इसने कहा कि जो स्कर्ट है y, यानी स्कर्ट की संख्या y खरीदी गई पैंटों की संख्या, देखिए स्कर्ट की संख्या जो y है खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। 4 गुनी से मतलब इस पैंटों की संख्या x है तो 4x माइनस में 4 हो जाएगा। दोबारा सुनिए ध्यान से, इसने कहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, 4 गुनी से भी 4 कम है। ठीक है, स्कर्ट की संख्या जो है, जो पैंटों की संख्या थी उसके 4 गुना से भी 4 कम है। तो x में 4 से गुणा किया, पैंटों की संख्या तो हमारे पास x है, x में 4 से गुणा किया और इससे भी 4 कम है तो इसमें से 4 माइनस कर दिया। ठीक है, तो यानी ये बनेगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, समझ गए ना। पहले समीकरण मैंने कैसे निकाली है, क्योंकि उसने कहा था कि खरीदी गई स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की दुगनी से 2 कम है, तो समीकरण 1 बन गई थी। फिर दूसरे केस मैंने क्या कहा, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है, तो ये हमारे यहाँ पर सेकंड समीकरण बन गई है। अब इनको हल करना ग्राफ से, तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो आप लिखो यहाँ पर, ग्राफ के लिए हमें बिंदु चाहिए होंगे, तो हम सबसे पहले बिंदु निकाल लेंगे। यहाँ पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस में 2 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले एक बॉक्स बना दो ग्राफ के लिए,
एक बॉक्स हम ऐसे बना देंगे और इस बॉक्स के अंदर हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, एक को x मान लो, एक को y मान लो, एक बिंदु यहाँ पर बनना, एक यहाँ पर बनना पड़ेगा। ठीक है, x और y का। तो क्या करेंगे, देखिए x और y की यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, कुछ भी वैल्यू आप रख लो, बस ये ध्यान रखना कि जो आपका आंसर मिलना चाहिए वो एक होल नंबर मिलना चाहिए, पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मान लिए मैं यहाँ पर पहले पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, x की वैल्यू एक बार 0 रख के देखते हैं। ठीक है, x मैंने यहाँ पे 0 रखा तो कितना बनेगा, देखिए y सेम रहेगा, 2 सेम, x की वैल्यू एक बार 0 कर ली, -2 सेम, तो y कितना आएगा, 2 का गुणा 0 में 0 माइनस में 2, तो y इक्वल टू कितना होगा, -2। ठीक है, जब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रखी है तो y की वैल्यू मुझे -2 मिल रहा है। ठीक है, सेम अब दूसरी वैल्यू यहाँ पर आप रख लो कुछ भी, अगर मैं मान लिया यहाँ पर 1 रखता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू दोबारा मैंने यहाँ पे 1 रख दी, मान लिया x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रख दी है, तो y कितना आएगा, देखिए x की वैल्यू 1 आपको यहाँ पर फिट करनी है और यहाँ से y की निकालनी है, तो y इक्वल टू 2 गुणा में 1, x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, माइनस में 2 सेम है, तो y इक्वल टू कितना हुआ, 2 1 जा 2, माइनस में 2, y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, तो यहाँ पे 0 फिल कर दो आप। ठीक है, तो ये बिंदु आपने निकाल लिए है। आप समीकरण 2 के लिए देखो ध्यान से, कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी, बस आंसर आपका एक होल नंबर होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या के रूप में आना चाहिए। समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 क्या लिखी है, y इक्वल टू 4x माइनस 4 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण के लिए भी एक आपको बिंदु चाहिए होंगे, तो इसके लिए एक बॉक्स बना दो आप यहाँ पर ऐसे, और इस बॉक्स के अंदर हम इसके पॉइंट निकालेंगे, ऊपर x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पर कुछ भी रख लो आप, अगर इसको आप साइड में दिखाई भी सकते करके जो आप रख रहे हो। ठीक है, x की वैल्यू मैंने एक बार रख दी 0, पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 रखो और y निकाल लो, तो यहाँ से y कितना निकलेगा, देखिए 4 इंटू में x की वैल्यू 0 माइनस में 4, तो y इक्वल टू 0 इंटू में 4, 0 हो जाएगा माइनस में 4, यानी y इक्वल टू -4 हो जाएगा। यानी जब x मैंने 0 रखा तो y मुझे -4 मिल रहा है। ठीक है, फिर दोबारा कुछ और वैल्यू पुट कर लो आप। हाँ, अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूँ, पुट x इक्वल टू 1 रख दिया मैंने यहाँ पर, तो क्या होगा, देखिए y सेम रहेगा 4, x के स्थान पे 1 रखो आप, -4 सेम है, तो y इक्वल टू कितना बचेगा, 4 1 जा 4, माइनस में 4 इक्वल टू y इक्वल टू 0। यानी क्या हुआ, देखिए ध्यान से, जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर -4 आया, जब x बराबर 1 रखा प्लस का तो y बराबर के 0 आया। ठीक है, ये दोनों बिंदु हमने निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आपको एक बात ना कॉमन दिख रही होगी कि दोनों समीकरण के जो एक बिंदु यहाँ पर कॉमन आ रहा है, देखिए 1,0 1,0, तो आंसर तो यही होगा। अगर दोनों समीकरणों का एक बिंदु अगर उभयनिष्ठ होता है, कॉमन आता है, तो हमेशा आंसर वही आता है ग्राफ द्वारा, यानी स्कर्ट की जो संख्या होगी वो 0 होगी और पैंटों की संख्या 1 होगी, यानी इसने स्कर्ट तो उसने खरीदी ही नहीं, पैंट खरीदी केवल 1। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमें ग्राफ से हल करना है। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु से हमने आइडिया लगा दिया कि यही आंसर आना चाहिए, 1,0 यहाँ पर भी है, 1,0 वहाँ पर भी है। ठीक है, अब ग्राफ से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इस बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी को मैं रफ कर लेता हूँ, और ये सारा काम आपको अपनी ग्राफ कॉपी के अंदर करना है। ग्राफ कॉपी आप ले ली मार्केट से और वहाँ पर आपको ये सब काम करना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ वहाँ से। ठीक है, या तो एक काम करता हूँ, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, फिर ग्राफ खींचने में दिक्कत नहीं होगी। y इक्वल टू 2x माइनस 2, और इसका जो हमारे पास पॉइंट है, बिंदु है, वो हमारे पास था x और y, यहाँ पर 0, यहाँ -2 था, और इधर 1 और इधर 0 था। ठीक है, अब ग्राफ खींचते, देखिए ध्यान से ग्राफ कैसे खींचेंगे। ग्राफ पेपर पे आपको ये खींचना है ग्राफ। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ में आपको समझा लेता हूँ। देखिए सबसे पहले
ग्राफ खींचने के लिए आपको एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, कार्तीय तल, इसको क्या बोलेंगे, कार्तीय तल। ठीक है, ऐसे आपको एक कार्तीय तल बना देना है, जैसे मैं बना रहा हूँ अपने ग्राफ पेपर में। और इसके बाद देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको लंबी कर लो लाइन को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इधर की साइड एरो लगा लेना है, ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस से बनाना है। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, इधर x डैश होता है, इधर x होता है खाली, नीचे y डैश, ऊपर y होता है ग्राफ पे। ठीक है, अब ध्यान से समझ लो, यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0,0 यानी 0। अब y की हाईएस्ट वैल्यू -4 है और यहाँ पर -2 है, और यानी हम एक काम करते हैं, 4 है हाईएस्ट वैल्यू, 4 तक जाएंगे तो यहाँ पर 1 गैप दे करके 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। और ध्यान रखना कि इनकी बीच की जो दूरी है ना, पॉइंटों के बीच की दूरी, ये इक्वल होनी चाहिए, हर केस में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं 1 मान लेता हूँ, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4। नीचे देखिए -1, -2, -3, -4, इधर भी -1, -2, -3, -4। ठीक है, ऐसे बना दिया। अब जो ये बिंदु है ये आपको ग्राफ पे दर्शाने हैं, प्लॉट करने हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x 0 यहाँ पर होगा, y 0 यहाँ पर होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, यानी नीचे आना पड़ेगा, ये रहा x 0 और y ये होता है माइनस, नीचे वाली साइड होता है ना, तो 0 और 4 के सामने यहाँ पर x 0 है, y -4 है। एक बिंदु तो आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इसको डार्क कर लो। अब x1 y0, x1 कहाँ पे होगा, x1 यहाँ पर है प्लस का 1, y0 यहाँ पर, यानी इसके सामने 1 और 0 के सामने यहाँ पर, इसको डार्क कर लेना x1 y0। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट ये इनको मिला देना है ऐसे करके, स्केल रख करके बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेना इसके ऊपर से। तो ऐसे मैंने स्केल रखा और ऐसे करके लाइन यहाँ से पास आउट करा दी। ठीक है, तो देखिए ये लाइन होगी और इस लाइन का समीकरण आपको लिखना है इस लाइन के ऊपर। ये देखिए, ये जो लाइन थी ना, इसका समीकरण था ये वाला, तो ये समीकरण यहाँ लिख लो आप, y = 4x - 4। ठीक है, चलो अब दूसरी वाली समीकरण के लिए ग्राफ खींचो, x की वैल्यू 0 यहाँ पर, y की वैल्यू -2, यानी इसके सामने x 0 y -2 यहाँ पर पड़ेगा। इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसका, इस बिंदु पर x तो है 0, y है -2 इस बिंदु पर। ठीक है, और उसके बाद x1 यहाँ पर, y0, x1 यहाँ पर है और y0 यहाँ पर होगा, तो यानी ये सेम पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन भी यहीं से जाएगी। ठीक है, ये लाइन भी, एक बिंदु यहाँ पर पड़ा हुआ था, एक बिंदु यहीं पर था, दोबारा वाला यानी सेकंड वाला बिंदु भी, तो इसको आपको मिला देना है ऐसे करके, इसको मिला दिया आप ऐसे, ये देखिए। तो अब आपको देखना क्या है, ये दोनों लाइनें जहाँ पर भी कट हुई, देखिए ये लाइन ऐसे में और ये लाइन ऐसे में, ये यहाँ पर कट हो रही बिंदु 1,0 पर, तो यही बिंदु इसका हल होता है। प्रतिच्छेद बिंदु ही हल कहलाता है समीकरण का। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या कहलाता है, समीकरण युग्म का हल कहलाता है। तो यहाँ पर आप P मान सकते हैं, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद हुआ है तो आप लिख सकते हैं, अतः ग्राफ द्वारा हल, यानी पहले वाला जो बिंदु लिखा है 1, ये होगा x की वैल्यू, हमेशा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हमने क्या माना था कि पेंटों की जो संख्या थी, पेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको हमने x माना था, यानी उसने एक पेंट खरीदी है, तथा स्कर्ट की संख्या इसको y माना था, और y की वैल्यू कितनी है, 0, यानी स्कर्ट उसने नहीं खरीदी एक भी। ठीक है, स्कर्ट उसने नहीं खरीदी, उसने केवल एक पैंट खरीदी है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आपको इसको नोट करना था। ठीक है, इसको पहले आप ध्यान से लिख लें और अपनी ग्राफ कॉपी पे आपको बनाना है।
अब डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 था, ये मैंने आपको समझा लिया है, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में सही से नोट कर लिए, फेयर कॉपी के अंदर। अब एक्सरसाइज देखिए आप 3.1, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 पे अब हम आते हैं। यहाँ लिख लो आप एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। नई बुक में ध्यान से आप देख लें। क्वेश्चन क्या लिखा है ऊपर, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले समीकरण के युग्म बनाने, जोड़े बनाने हैं, इक्वेशन को बनानी है, फिर उनको सॉल्व करना है, ठीक है। ग्राफीय विधि से, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ से हमें सॉल्व करना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट को आप ध्यान से सुनिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको पहले ध्यान से समझ लो आप। एक कक्षा 10 है, ठीक है, एक कक्षा 10 है, 10th क्लास है, उसमें कुल बच्चे मतलब लड़कियां, ये तो लड़की होंगी। कक्षा में दो चीज़ें होने की संभावना है विद्यार्थियों में से, एक तो या तो लड़की होगी, एक या तो लड़का होगा। तो अब सुनना ध्यान से, लड़की, एक तो या तो लड़कियां होगी और या तो लड़की होंगी। भाई विद्यार्थी किससे मिलके बनते हैं कक्षा के अंदर, या तो लड़के होंगे या तो लड़कियां होंगी। और दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे कक्षा के अंदर तो हम क्या बोलेंगे, विद्यार्थी। क्या बोलेंगे, विद्यार्थी, ठीक है। क्या बोलेंगे, विद्यार्थी। बात समझ रहे हो, ठीक है। कि अगर एक कक्षा है उसके अंदर कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के, दोनों को मिलाकर हम विद्यार्थी बोलते हैं। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसने क्या कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। 10 विद्यार्थियों ने लिया है, ठीक है। ध्यान रखना, कुल विद्यार्थी, यानी ये जो कुल विद्यार्थी हुए ये हमारे पास कितने हैं, 10 है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें नहीं मालूम है, हम मान लेंगे लड़कों की जो संख्या है वो x मान लो आप, लड़कियों की संख्या को y मान लो, और कुल विद्यार्थी यानी x प्लस वाई, कुल विद्यार्थी कितने होंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है कुल विद्यार्थी, ये इसने दे रखा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना, एग्जाम में कैसे लिखना वो देखो अब, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तथा लड़कियों की संख्या, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को हमने y मान लिया। अब प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त से बोलता है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी है। कुल विद्यार्थी 10 है, यानी x प्लस वाई का योग कितना है, 10 है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहता है वो हमें ध्यान से सुनना है। पहले देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यानी लड़कियों की संख्या हमने y मानी है, लड़कियों की जो संख्या y है, लड़कों की संख्या x थी, इससे 4 अधिक है, तो x में 4 जोड़ लो आप, समझ गए। लड़कियों की संख्या
लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो देखिए ध्यान से, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया हमने, ठीक है। लड़कियों की जो संख्या थी वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ना पड़ेगा हमें, तभी तो बराबर होगा हिसाब किताब। भाई अगर मान लिया लड़कियां ज़्यादा है और लड़के हैं कम, अब हमें इन दोनों को बराबर करना है, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमें 4 जोड़ना पड़ेगा वो हमें कम वाली वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा बराबर करने के लिए। लड़के कम है ना, अगर ये 4 हमें जोड़ना पड़ेगा, कम वाली वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा। अगर दोनों को हमें बराबर करना है क्लास के अंदर, तो जो y ज़्यादा है लेकिन x कम था, तो x को बराबर करने के लिए x में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो यानी इसने साफ कहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो अधिक हो जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सही रूप में आप लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसको आप डायरेक्ट समीकरण नंबर 2 मान लो, और इन दोनों समीकरण को हमें ग्राफ से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। देखिए, अब देखिए इसको, इन दोनों समीकरणों को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, तो अब इसको हम ग्राफ से हल करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों समीकरण हमने निकाल ली है, अब हम बिंदु निकालेंगे, दोनों समीकरण के बिंदु निकालेंगे। तो बिंदु कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। यहाँ से आप एक चर की वैल्यू निकालो, पहले मान लिया मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, तो 10 सेम रहेगा, x उधर जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बिंदु चाहिए होंगे ग्राफ के लिए, 2 बिंदु तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ x मान लो या y मान लो आप। अब देखना ध्यान से, x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ क्या, 3 रखता हूँ, x की वैल्यू रखी मैंने 3, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7। देखिए कैसे मिलेगा, पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं अपनी साइड से, कुछ भी वैल्यू मान के, बस जो आंसर आना चाहिए वो एक होल नंबर आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। x की वैल्यू देखिए, अगर आप इस वाली समीकरण में x की वैल्यू आप 3 रखती हो, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7। जब x मैंने यहाँ पर 3 रखा तो y 7 आ गया। फिर जब x मैं यहाँ पे मान लिया 5 रखता हूँ, ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ, देखिए मैं पुट x इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू में 5 रखता हूँ यहाँ पर, तो y कितना बनेगा, 10 माइनस 5। यहाँ पे 5 रख रहे हैं ना, तो 10 माइनस 5 कितना होगा, 5, ठीक है। x की वैल्यू जब 5 रखी मैंने, तो y की वैल्यू में मुझे 5 मिली है, ठीक है। चलो, एक पॉइंट तो हमने निकाल दिया है एक समीकरण के लिए, अब दूसरी समीकरण के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए आप, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना है ऐसे करके, ठीक है, इसको x इसको y मान लो, सारणी बना दी, टेबल बना दिया आपने। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं। देखिए जब एक बार मैंने x बराबर 0 रखा, यहाँ पर x रखा मैंने 0, तो y कितना होगा, 4। देखिए यहाँ पे रख के दिखा लो आप, x मैंने यहाँ पे 0 रखा, 4 सेम रहेगा, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। 0 प्लस में 4 कितना हुआ, 4 ही होगा। x रखा 0, तो y मिला 4। फिर पुट x रखा मैंने 1, मान लिए x रखा मैंने 1, ठीक है, तो y कितना होगा, y इक्वल टू, यहाँ 1 रख दो, 1 प्लस में 4, तो y इक्वल टू 5। x 1 रखा है, तो y कितना मिला है, 5, बस, ठीक है। दोनों समीकरण के लिए हमने बिंदु निकाल लिए, अब ग्राफ हमें खींचना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर लेता हूँ फालतू को, अब यहाँ पे ग्राफ भी आपको समझा लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे आपको एक ग्राफ कॉपी आपकी लेनी है, वहाँ पे ग्राफ बना होगा पहले से ही, वहाँ आपको केवल लाइन खींचनी पड़ेंगी,
ऐसे करके आपने एक ग्राफ के लिए लाइन खींच लिया है, और फिर एक आपको ऐसे करके खींच लेनी लाइन, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ग्राफ खींच लेना है। अब देखिए जैसे ही हमने ग्राफ खींचा, अब देखिए यहाँ पर x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 5 तक है, y की हाईएस्ट वैल्यू 7 तक है। तो अब देखिए यहाँ पर x की हाईएस्ट वैल्यू, x की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 5 तक है, तो हम, और y की वैल्यू 7 तक है, तो हम 7 तक लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, ऊपर क्या होगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, नीचे माइनस का 1 माइनस का 2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, अब देखिए x बराबर 0 यहाँ पर है फर्स्ट समीकरण के लिए, x बराबर 0 y बराबर 4, x0 y4 प्लस का ऊपर होगा, x0 y4 यहाँ पड़ेगा, x0 y4, फिर x1, x तो 1 है प्लस का, y 5 है प्लस का, यानी ऊपर, x 1 के सामने और 5 के सामने यहाँ पर, x1 y 5, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे, एक बिंदु यहाँ पड़ा एक यहाँ पड़ा, इसको मिला दो आप, बस ऐसे करके इसको मिला दो ऐसे करके। ठीक है, तो जब हमने ये मिला दिया यहाँ पर, इस रेखा के ऊपर आपको समीकरण लिखनी है। समीकरण एक क्या है इसकी, y = x प्लस में 4। ठीक है, क्या किया, इसका हमने ग्राफ खींचा, 0,4 यहाँ पर आया, 1,5 यहाँ पर पड़ा, इस बिंदु से एक लाइन खींच लिया और इसका समीकरण लिख लिया है। अब दूसरे ग्राफ के लिए देखिए आप, x3 है, x3, ठीक है, x क्या है 3 है, तो यहाँ पर x3 ये रहा, y 7 है, x3 y 7 ऊपर, 3 के सामने 7 के सामने, देखो 3 के सामने ऊपर जाओ, 7 के सामने नहीं, यहाँ पर पड़ेगा कहीं पर, x3 y 7, इसके बाद x5 y 5, ऊपर जाओ सीधा, x पे 5 ये रहा और y पे 5 ये रहा, इसके सामने x पे 5 y पे 5। ठीक है, अब इसको देखिए, एक बिंदु यहाँ पड़ा है, एक बिंदु यहाँ पड़ा है, इन बिंदुओं को आपको मिला देना है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर था, एक बिंदु यहाँ पर था, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ, देखिए। ठीक है, ये बॉक्स की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा दो पहले आप। अब देखिए एक बिंदु यहाँ पे पड़ा था आपका, यहाँ पे, और एक यहाँ पर है, इसको मिला दो आप, इसको मिला दो। ठीक है, इसको मिला दिया मैंने, ऐसे मान लिया, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे जा सकती है लाइन, आपको बिल्कुल सही करना। देखिए ये 7 के सामने कट रहा है और यहाँ पे 3 के सामने कटना चाहिए था, बस ये मेरी दूरी थोड़ा सा सही नहीं हुई, इनके बीच का गैप थोड़ा सही नहीं है, आप सही कर लेना। ठीक है, देखिए ये दोनों लाइन, इस लाइन का समीकरण क्या था, इस लाइन का समीकरण था ये वाला, x + y = 10। ठीक है, अब देखिए ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पे कट हो रही है 3,7। ठीक है, 3,7 बिंदु लिखा है, ये दोनों रेखाएं इस बिंदु 3,7 पे कट हो रही है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू देखिए, x के सामने जा रहा है ये 3 पे और y के सामने जा रहा है 7 पे, यानी ग्राफ द्वारा हल, आपको यहाँ लिखना है ग्राफ द्वारा हल। x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 और y की वैल्यू कितनी मिलेगी 7। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, अब लास्ट में देखिए यहाँ पर आपको आंसर कैसे लिखना है कि अतः लड़कों की संख्या, ये हमने x माना है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है, तथा लड़कियों की संख्या ये y है, और y की वैल्यू देखिए कितनी आई 7, यहाँ पर देखिए 7 था, y की वैल्यू 7, यानी लड़के 3 होंगे और
लड़कियां इसमें 7 हो जाएंगी, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया, इसको आपको बिल्कुल सही से नोट कर लेना है। ठीक।